सभी दर्शकों का यूट्यूब के चैनल हिस्ट्री यूपीएससी सीएसी आईएएस बाय डॉक्टर एच ऋषि पर हार्दिक स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम। इससे पहले कुछ कार्रवाई शुरू की जाए, मैं बेहतर समझता हूँ अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना। मैं डॉक्टर एच ऋषि या फरोजुल हसन रिजवी, एमए हिस्ट्री, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए इंग्लिश, एमएड, पीएचडी इन हिस्ट्री रिलेटेड विद द मॉडर्न टॉपिक एंड अराउंड 40 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस रखता हूँ। अब ये प्रश्न यहाँ पे उठता है, ज़्यादातर लोग ये पूछना चाहते हैं, क्यूरियोसिटी है उनकी कि जो हिस्ट्री है, आप तो यूपीएससी और सीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या सीएससी यानी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए हिस्ट्री बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारत की हिस्ट्री अगर किसी एग्जामिनेशन में बैठने के लिए दी जाए तो हिस्ट्री दूसरी है और जनसाधारण के लिए हिस्ट्री दूसरी है, ऐसा नहीं है। हिस्ट्री तो एक ही रहेगी, बस अंतर इतना है कि जो प्रचार्थी यानी जो एग्जामिनर या स्टूडेंट्स जो होता है वो एग्जामिनेशन रूम में, क्लास रूम में हिस्ट्री की नॉलेज का प्रदर्शन करता है, जबकि साधारण व्यक्ति इतिहास के ज्ञान का प्रदर्शन वो अंतर्राष्ट्रीय और राज्य या किसी अन्य क्षेत्रों या मंच पर या स्टेज पर अपनी योग्यता का प्रदर्शन करता है। परंतु इतिहास कोई भी हो, सभी के लिए आवश्यक होता है उसकी वास्तविकता और उसकी प्रामाणिकता का जानना, ये बहुत ज़रूरी है। जनसाधारण पे या अन्य लोग जो आजकल इतिहास के महान ज्ञाता अपने को साबित करते हैं, तो ये उसी तरह है जिस तरह कोई नयन लोचन या कोई नेत्रहीन ये कहे कि मैं नक्षत्र शास्त्र या एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष शास्त्र का महान ज्ञाता हूँ। तो इतिहास का अध्ययन, उसकी स्टडी हमारे जीवन से के प्रत्येक क्षण से, प्रत्येक मोमेंट से रिलेटेड है, जो एक कॉन्टिन्यूअस नदी की तरह बहता हुआ प्रवाह है जो कभी भी नहीं रुकता। ये आदिकाल से वर्तमान तक इतिहास चलता रहा है और चलता रहेगा। इतिहास कभी रुकता नहीं। केवल इतिहास से हम सीखते हैं। इतिहास न तो कोई डराने की चीज़ है, न ही डरने की चीज़ है। इतिहास का अध्ययन और इतिहास की घटनाएं केवल और केवल उनसे सबक, उनसे लेसन सीखने का एक साधन है, मीन्स है, जिसके अनुसार, जिसके आधार पर हम अपने वर्तमान और फ्यूचर को, भविष्य को निर्धारित करते हैं। हमने वीडियो सेकंड में लेसन नंबर 1 एन इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, पर्टिकुलरली इंडियन हिस्ट्री, और फिर पार्ट 1 में जनरल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, सामान्य इतिहास का श्री गणेश या उसका नॉलेज के बारे में, ज्ञान के बारे में हमने चर्चा की। आज वीडियो सेकंड में भी, पार्ट सेकंड में जनरल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री पर हम चर्चा करेंगे और सभी दर्शकों से ये आशा करते हैं कि वो इसमें अब दिलचस्पी के साथ, रुचि के साथ सुनेंगे और एक दूसरे से सीखने की कोशिश करेंगे। तो ये बता देना बहुत ही आवश्यक है
कि इतिहास का अध्ययन या उसकी मालूमात या ओरल हो या किताबी हो या कोई और साधन हो, जब घटनाएं हमें मालूम होती हैं तो हमें कभी भी किसी भी तरह से प्रिजुडिस यानी पक्षपाती नहीं होना चाहिए। घटनाएं तो घटती हैं, घटती रहती हैं, और उन घटनाओं से बहुत ही प्रसन्न होने की या बहुत अप्रसन्न होने की या बहुत परेशान होने की या फ्रस्ट्रेशन की सागर में डूबने की कोई आवश्यकता नहीं। एक हमारा ही देश नहीं, संसार के अन्य देशों में भी बहुत सी घटनाएं हुई और उनसे केवल सीखा ही जा सकता है। जो आंख खोल के रखते हैं जो देश, जिस देश के लोग अपनी आंखें खुली रखते हैं, वो समस्याओं से जूझने में सफल हो जाते हैं। जैसे हमने चर्चा की कि अब्राहम लिंकन ने किस प्रकार दासता समाप्त की और अपने देश को गृहयुद्ध से और विभाजन से रोक लिया। ये एक इतिहास का विषय है। उस महान व्यक्तित्व यानी अब्राहम लिंकन की व्यक्तित्व से, इंडिविजुअलिटी से सीखने का पॉजिटिव पॉइंट सीखना चाहिए, निगेटिव पॉइंट छोड़ देने चाहिए। इस सिलसिले में ये कहा जा सकता है कि एक बार महात्मा गांधी जी रेल की यात्रा कर रहे थे, एक अंग्रेज आया, प्रेजुडिस था, हेट करता था इंडियन से, तो उसने एक कागज पे बहुत सी गालियां लिखी और महात्मा गांधी जी के कपड़े पे लगा दिया। गांधी जी ने चुपचाप खामोशी से बैठे रहे और उस कागज के टुकड़े को पढ़ा और उस टुकड़े को फाड़कर उन्होंने डस्टबिन में फेंक दिया और पिन को रख लिया। अंग्रेज महाशय बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक था, आश्चर्य में डूबा हुआ था। वो गांधी जी के पास आया और कहने लगा, ये पिन क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा, जो चीज बेकार थी मैंने फेंक दी, जो चीज ठीक थी, जो मेरे यूज की थी, मेरे इस्तेमाल की थी, मैंने रख ली। तो सभी, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो जनसाधारण हों, उनको हर एक से, हर घटना से उन बातों को सीखना है जो हमारे लिए यूजफुल और फायदेमंद है, और उन बातों को छोड़ देना है जिससे हमें कोई लाभ या कोई फायदा नहीं है, या जिससे देश में अराजकता, अनुशासनहीनता, देश की अखंडता, देश की अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ने का अंदेशा भी हो जाए, उन बातों को छोड़ देना चाहिए। उन बातों की ओर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए, चाहे वो जनसाधारण हो, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे वो न्यायिक व्यवस्था में हो, चाहे वो किसी व्यवस्थापिका यानी लेजिस्लेचर में हो। उनको इतिहास से सीखना चाहिए, इर्द गिर्द से सीखना चाहिए, दाएं बाएं से सीखना चाहिए, नेबरहुड से सीखना चाहिए। हमने ये भी चर्चा की पिछले वीडियो में, जबकि वो समय नेहरू के वक्त का, जब नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और उन्हें इतिहासकार और भारत के लोग मॉडर्न इंडिया का आर्किटेक्ट मानते हैं। ज्ञान और विज्ञान में, इतिहास और दर्शन शास्त्र में, फिलॉसफी में उनका बहुत बड़ा ज्ञान था। जब विश्व युद्ध के बाद संसार दो टुकड़ों में बट गया, कोल्ड वॉर जिसे कहते हैं, एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का शिविर था और दूसरा सोवियत यूनियन का था। इन दोनों से बचना बहुत ही दुर्लभ और बड़ा ही कठिन कार्य था। देश स्वतंत्र हुआ था, अर्थव्यवस्था न होने के बराबर थी और किसी प्रकार का कोई विकास या उन्नति की कोई भी किरण सामने नहीं थी।
जवाहरलाल नेहरू ने बहुत होशियारी से उन्होंने कहा, ना मैं इस शिविर में शामिल होऊंगा, ना सोवियत यूनियन में शामिल होऊंगा। मैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, उन्होंने गुटनिर पेश का एक संगठन बनाया और उसका नेतृत्व भी किया। लीडरशिप भी उनके पास हाथ ही में थी गुटनिरपेक्ष देश की। परंतु अनजान में गलती कुछ हो जाया करती है। जब दो केमिकल पदार्थों का रिएक्शन होता है तो कोई अन्य तीसरी चीज बन जाया करती है। ये केमिस्ट्री का विषय है। थोड़ा सा नेहरू का सोवियत यूनियन की ओर झुकाव था। आइजनहावर जो प्रेसिडेंट अमेरिका का था, उसे ये बात पसंद नहीं थी और प्रायः वो भारत को अपमान और आलोचना करने में नहीं चूकता था। लेकिन सोवियत यूनियन की पंचवर्षीय योजनाएं और आर्थिक सहायता ने नेहरू को उसको और थोड़ा झुकने पे मजबूर किया था। परंतु ये इसकी कमी का अंदाजा जब हुआ, जब नेहरू ने चाइना के बॉर्डर पर फॉरवर्ड पॉलिसी का अनुसरण किया। और संयोग की बात है, तिब्बत के लीडर दलाई लामा को शरण दे दी। चीन का चावल लाई आग बबूला हो गया। वो अपनी विस्तारवादी नीति पर पहले ही से चल रहा था, जिसे नेहरू को अच्छी तरह ज्ञान था और वो उससे सतर्क भी बहुत थे। किसी भी राजदूत को जाने से पहले इन तमाम बातों का वो अच्छी तरह चर्चा किया करते थे। और परिणाम ये हुआ कि भारत पर चीन का भयावह आक्रमण। लेकिन चीन, तब उन्होंने सोवियत यूनियन से कहा कि मेरी सहायता, जब वहाँ कोशिगिन वहाँ का जनरल सेक्रेटरी या प्राइम मिनिस्टर था, तो उसने ये कहा कि एक मित्र की एक कामरेड के विरुद्ध सहायता करना मेरे लिए संभव नहीं। अर्थात देयर इज नो चांस टू हेल्प अ फ्रेंड इन कंपैरिजन टू कम्युनिस्ट कंट्री, ए कामरेड। तब ज्ञान हुआ कि कुछ गलती हो गई। जवाहरलाल इतिहास के ज्ञाता थे, कूटनीति के निपुण खिलाड़ी थे, संसार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बहुत ही अच्छी तरह उसकी पकड़ रखते थे, ज्ञान रखते थे। उन्होंने कनेडी को एक बड़ा विस्तृत पत्र लिखा और एम्बेसडर को ये आदेश था कि वो लेटर बगैर पढ़े जैसे कि तैसा कनेडी को सुपुर्द कर दिया जाए पर्सनली। कनेडी प्रेसिडेंट कनेडी अत्यधिक प्रभावित हुआ। ज़्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। उसने भारत की बड़ी सहायता की। चश्मदीद गवाहों का ये कहना है, जिन्होंने वहाँ मजदूर थे या देख रहे थे, किस प्रकार चिंपैंजी सेना चाइनीज फौज को आगे बढ़ने से रोकने में प्रयत्नशील थी। चीन जब नहीं माना तो एटम बम भी मार देने की धमकी दी। इतिहासकार कहते हैं कि हिमालय में एटम बम लगा भी दिया गया था। चाइना उस टाइम एटम बम बनाना नहीं जानता था, भयभीत हो गया और बगैर किसी शर्त के युद्ध विराम की घोषणा कर दी। तो ये सब इतिहास की ये घटनाएं हैं जिन्हें हमें सीखना चाहिए। फिर आगे आधुनिक भारत से संबंधित ही तमाम बातें हैं जो इतिहास की ओर जनरल इंट्रोडक्शन के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि ये इतिहास का अध्ययन एक दुधारी तलवार की तरह है। अगर आप इसका इस्तेमाल, यानी कोई सैनिक जो दो-धारी तलवार चलाने में निपुण है, तो वो अपने शत्रु को आसानी से मार सकता है। लेकिन अगर नौसिखिया है
तो वो अपनी गर्दन भी काट लेगा। तो जब हम शनै शनै आज़ादी की तरफ देखते हैं तो लॉर्ड माउंटबेटन जो ब्रिटिश रॉयल फैमिली का आदमी था और लेडी माउंटबेटन जो उसकी पत्नी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के उनसे बहुत ही घनिष्ठ संबंध थे और लेडी माउंटबेटन से उनके प्लेटोनिक अनुराग था। प्राय जब कभी बीमार हो जाते थे तो उनकी सेवा में लेडी माउंटबेटन मौजूद होती थी। एक शाही फैमिली का व्यक्ति, लॉर्ड गवर्नर जनरल वायसराय माउंटबेटन का एक गुलाम मुल्क के व्यक्ति की जवाहरलाल के घर में प्राय आना और जाना ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये आश्चर्यजनक बात है। और नेहरू के व्यक्तित्व प्रभावशाली, उनके विचार और उनका सोच का ये प्रमाणित करता है। और इतना ही नहीं, नेहरू ने बहुत ही होशियारी और चतुरता से भारत को 570 राज्यों में बंटने से अर्थात भारत का बाल्कनाइजेशन होने से बचा दिया। यहाँ पर सिर्फ 2 ही बातें थीं, घनिष्ठ मित्रता और प्लेटोनिक अनुराग। इतना ही नहीं, नेहरू दूरदर्शी और विजनरी थे। उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को आज़ाद हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल नियुक्त किया, जबकि पाकिस्तान का गवर्नर जनरल यानी फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें ऐसा पद देने से मना कर दिया। माउंटबेटन प्राय अपनी पत्नी एडविना यानी अपनी पत्नी लेडी माउंटबेटन से कहा करता था कि मैं भारत सरकार का नौकर हूं, ये याद रख लो। सेनाएं माउंटबेटन के ही नियंत्रण में थी। जब राजा हरी ने जम्मू एंड कश्मीर को भारत में विलय होने से मना कर दिया और जिन्ना ने अपने सेनापतियों को बुलाकर आदेश दिया कि श्रीनगर के अड्डे पर कब्जा कर लिया जाए और राजा हरि सिंह को पकड़कर कराची लाया जाए। अजीब व गरीब, आश्चर्यजनक बात, नेहरू का प्रभाव देखिए, माउंटबेटन की मित्रता देखिए, उन सेनापतियों ने जिन्ना के आदेश का मानने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, जब वहां के पठान अंदर घुसने लगे तो किस प्रकार माउंटबेटन ने अपनी सैनिक निपुणता और सैनिक दूरदर्शिता का परिचय देकर आज जो भी है जम्मू कश्मीर, वो नेहरू और माउंटबेटन के हाथ की वजह से। समय आएगा इंशाअल्लाह हम इस पर विचार विमर्श करेंगे, चर्चा करेंगे। बड़ा अच्छा विषय है, मॉडर्न भारत से, आधुनिक भारत से ये संबंधित है। बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जाता है, बहुत सी इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं, बहुत सी जगहें चर्चा होती हैं जनसाधारण की पब्लिक में। तो ये सभी के लिए है। इसका विद रेफरेंसेस के साथ हम लोग अच्छी से अच्छी तरह अध्ययन करेंगे और चर्चा भी हम लोग भी करेंगे। तो हम लोग भी डिस्कस कर रहे थे कनेडी के बारे में, किस तरह माउंटबेटन के बारे में बताया, फिर हमने बताया बाल्कनाइजेशन से बताया, फिर ये राजा हरी के बारे में बताया और भारत में किस प्रकार इतिहास को ये लिखने वाले जो थे वो ज़्यादातर या ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश साम्राज्य के रिटायर्ड सर्वेंट हुआ करते थे। उन्होंने इतिहास को
इस तरह लिखने की कोशिश की जिससे कि ये गुलाम मुल्क को आसानी से शोषण किया जा सके और आसानी से उस पर सुगमता से शासन किया जा सके। डिवाइड एंड रूल। रुड किपलिंग कहा करता था, इट इज वाइट मैन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर्स, यानी ये गोरे आदमियों के कंधे की जिम्मेदारी है कि ये सेमी बारबेरी, अनसिविलाइज, ये आधे जंगली और सेमी बारबेरिक हैं। ये औरतों को जिंदा जला देते हैं, लड़कियों को पैदा होने से पहले मार डालते हैं, परस्पर ये आपस में लड़ा करते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था अस्थायी है। ये तमाम समस्याओं से जूझते हुए एक सेमी बारबेरिक कौम है और इनको सिविलाइज्ड करना हमारा कर्तव्य है। वास्तविकता ये थी कि इनका शोषण किया जाए, इनका ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया जाए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का जन्म ही भारत से के शोषण से ही हुआ और धीरे धीरे उन्होंने आर्थिक लाभ के लिए ही राजनीतिक शक्ति प्राप्त की और अपने आप को बहुत ही सुपीरियर माना करते थे। वो क्या कहा करते थे? वो अमूमन ये कहा करते थे कि अ शेल्फ ऑफ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी इज मोर देन होल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया एंड अरबिया। अर्थात एक यूरोप की एक छोटी सी अलमारी में जो किताबें हैं वो हिंदुस्तान की सारी पुस्तकालय और अरब के सारे पुस्तकालों से कहीं ज़्यादा है। जबकि उन्होंने सिविलाइजेशन तमाम चीज़ें अरब कल्चर से सीखी और भारत से भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा। तो ये इतिहास का ही विषय है। भारत के महान गणितज्ञ शून्य का आविष्कार भारत में ही हुआ और भारत से ही, लेकिन वो शोषण करने के लिए तरह तरह के नई नई विधि इस्तेमाल करते थे। इतिहास के लिए सिखाता है। आज भी रूप बदल गया है, परंतु आक्रामक शक्तियां वही हैं, शोषण करने की शक्तियां वही हैं। इससे बचने के लिए इतिहास की अध्ययन की आवश्यकता है। इसलिए हमको इतिहास को बहुत ही सीरियसली, गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे कि एक उसने मुगल दरबार में भीख मांगा था कि एक शिविर लगाने की इजाज़त दे दो, और फिर वो शिविर पूरे भारत में छा गया। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए हमें इतिहास से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। कभी भी हमें एक दूसरे को किसी भी घटना के लिए, किसी भी कोई विशेष दुर्घटना के लिए आपस में लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। तो सभी दर्शकों, मैं ये आशा करता हूँ कि ये इतिहास का समय कम होता है, इसलिए ज़्यादा एक ही वीडियो में बोलना उचित नहीं है, समय की कमी होती है। तो जो खास बातें, विशेष जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उसी पे ही चर्चा की जा सकती है। तो ये आगे चल के ये देखा जाएगा, अगर स्टूडेंट चाहेंगे तो इसका क्लास में चर्चा की जा सकती है। तो आप सभी से विनम्र ये निवेदन है कि जो हम लोगों ने चर्चा की, इस पे ठंडे दिमाग से अध्ययन करें और उससे कुछ सीखें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। चाहे वो क्लासरूम हो, चाहे वो वर्ण क्षेत्र हो, चाहे वो कोई भी मंच हो, ड्राइंग रूम हो, या कोई भी अन्य पब्लिक प्लेस हो, उसे आप सीखें। सभी से विनम्र निवेदन है कि आप इसे लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें, शेयर करें और चर्चा करें। इंशाअल्लाह फिर हम आपको
तीसरी वीडियो में मिलेंगे, उसमें भी ये जनरल इंट्रोडक्शन पार्ट 3 जारी रहेगा कि मानव का किस प्रकार विकास हुआ, भारत के इतिहास को किस प्रकार अध्ययन की सुविधा फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द स्टडी ऑफ हिस्ट्री may be divided in 3 parts, namely प्राचीन, मध्यकालीन और मॉडर्न भारत। जय हिंद।